नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बात हम करेंगे उस मुद्दे की जिसे लेकर चर्चा देहरादून से दिल्ली तक खूब होती है, नारे भी दिए जाते हैं, लेकिन क्या असल में उस पर अमल होता है? जब अमल करने की बारी आती है तो फिर तेरा और मेरा का ख्याल क्यों आ जाता है? आखिर क्यों संवेदनाएं बटोरने की या फिर सिंपैथी वोट बटोरने की कोशिश होती है? मुद्दा परिवारवाद का है, वही परिवारवाद जिसे लेकर हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, परिवारवाद क्विट इंडिया या फिर परिवारवाद भारत छोड़ो। परिवारवाद को लेकर विपक्ष को तो निशाने पर रखते हैं प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता या फिर कुछ मंत्री, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बीजेपी खुद परिवारवाद को छोड़ पाई है? उत्तराखंड के लिहाज से कम ऐसा नहीं लगता। अगर आप पिछले उपचुनाव के तमाम आंकड़ों को देखें या फिर मौजूदा बागेश्वर विधानसभा के उपचुनाव को देखें तो यहां बीजेपी परिवारवाद के ही जाल में उलझी हुई है और परिवारवाद को लेकर जो संदेश देश में देने की कोशिश होती है वो बीजेपी अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करती? ये बड़ा दिलचस्प पहलू है। इस टॉपिक पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ आपसे, आप लोगों ने उस पर अपने अच्छे अच्छे कमेंट भी दिए थे और अपनी राय भी दी थी, लेकिन क्योंकि अब चंदन रामदास की धर्मपत्नी को टिकट वहाँ दिया गया है बागेश्वर में, पार्वती दास को, तो सवाल ये है कि क्या बीजेपी के भीतर कोई ऐसा दूसरा नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिसे उम्मीदवार बनाया जा सकता था? चंदन रामदास के परिवार को लेकर मेरी पूरी हमदर्दी है क्योंकि चंदन रामदास का निधन हुआ, लेकिन सियासी तौर पर जो समीकरण बनाने की कोशिश बीजेपी या जो नैरेटिव बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है वो अपने पर अमल क्यों नहीं करती? बागेश्वर में उसने ऐसा क्यों नहीं किया? और जब ये पहला उपचुनाव हो रहा है, जब से प्रधानमंत्री ने नारा दिया है, कुछ और राज्यों में उपचुनाव है, लेकिन उत्तराखंड के लिहाज से अगर ये पहला चुनाव है उसके बाद, तो फिर ये परिवारवाद क्विट इंडिया क्या सिर्फ दिखावे के लिए है? और क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि उनके यहाँ अगर आप किसी को टिकट देते हैं, किसी भी परिवार के सदस्य को, तो वो उनके परिवार का सदस्य होता है, लेकिन अगर किसी दूसरे दल का राजनेता किसी परिवार का हो और उसको टिकट मिले या फिर वो राजनीति में आगे बढ़े तो फिर वो परिवारवाद की कैटेगरी में आता है? आखिर ये दोहरे मानक क्यों हैं? आखिर क्यों इस तरीके की राजनीति होती है? ठीक है, परिवारवाद अब गलत चीज है अगर आपको लगता है तो फिर उसे पूरी तरीके से अपने यहाँ भी पहले लागू कीजिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और यही हाल है, यही सियासत है कि अपने यहाँ हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन दूसरे के यहाँ हो तो वो फिर परिवारवाद की कैटेगरी में आ जाता है। और इस सियासत का क्या संदेश है? बागेश्वर में कम से कम अब जनता को देखना होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है, जो कोर वोटर है, जो कार्यकर्ता है, वो किस तरीके से इसे लेता है। हालांकि बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि उसका कोर वोटर किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जब परिवारवाद का नारा प्रधानमंत्री देते हैं तो कुछ तो ऐसे कार्यकर्ता होंगे जिनको लगा होगा कि शायद वो भी इस कतार में है कि उनको भी टिकट मिलता तो वो भी जीत जाते, वो भी मेहनत करते हैं, पार्टी की नीतियों और रीतियों को जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अब सवाल यही है कि कथनी और करनी का ये अंतर क्यों है? और इस तरीके की राजनीति अगर करनी है तो फिर भेदभाव क्यों? यानी आरोप अगर आप लगा रहे हैं तो अपने यहाँ उसे इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? तो बागेश्वर की जनता अब क्या फैसला देगी ये तो 8 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि 5 सितंबर को मतदान है, 8 को नतीजा आएगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि अगर प्रधानमंत्री कोई नारा दे रहे हैं तो फिर बीजेपी उस पर अमल क्यों नहीं करती।